पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नई जंग छिड़ गई है। वही जंग जो 47, 65, 71, कारगिल, उरी, बालाकोट के बाद भी छिड़ी थी। ऑप्टिक्स की, लेगेसी की, कौन जीता कौन हारा, किसने किसको धोबी पछाड़ दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल हेडलाइंस दिखाकर कह रहा है कि हम जीत गए। भारत सैटेलाइट इमेजरी का सबूत दिखा रहा है, कह रहा है कि विजय तो हमारी है। पाकिस्तान बोल रहा है हमने तुम्हारे फाइटर्स गिरा दिए। हमने बोला कि भैया जहां से तुम्हारे फाइटर्स टेक ऑफ करते हैं वो बेसेस ही हमने तबाह कर दिए हैं। भारत ने अचानक युद्ध पर कॉमा, पॉज, हॉल्ट लगाया। इसका फैसला क्यों किया? क्या कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल था? अमेरिका पॉपअप बनकर सडनली बीच में कहां से प्रकट हो गए? और मिलिट्री मसल होने के बावजूद क्या हम डिप्लोमैटिकली आइसोलेटेड अपने आप को फील कर रहे थे? इन सब चीजों पर, देशभक्त पर हमने पिछले कुछ दिनों में डिटेल में बात कर ली है, लेकिन आज मूल मुद्दे पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंक का कोर मुद्दा। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग और पाकिस्तान में शायद कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, कोर मुद्दा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा है। तो वहां भी यही सवाल उठता है कि अगर आप पर कोई गिला शिकवा है भी, अगर कोई फॉल्स नोशन है भी, कोई गलतफहमी है भी, तो क्या आतंक से वो प्रॉब्लम, वो मसला निकलेगा, उसका सोल्यूशन? शायद 50 साल पहले ये स्ट्रेटेजी काम करती भी हो, लेकिन क्या आज के डेट में टेरर से किसी भी मुद्दे का हल निकलेगा, या पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में और खराब होता रहेगा इस टेरर लिंक के वजह से? क्या पाकिस्तान की आर्मी इसी टेरर का सहारा लेकर अपना वर्चस्व बरकरार रखती है पूरे एस्टैब्लिशमेंट में, देश में? ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होने लगते हैं तभी एक बड़ा आतंकी हमला हो जाता है भारत पर? अब अगर इसका जवाब आपको निकालना है तो पोस्ट वॉर तू मैं से तो नहीं मिलने वाला है, ना ही तेरा छोटा मेरा बड़ा है, माने मिसाइल, उससे मिलने वाला है। कोशिश आज के एपिसोड में यह रहेगी कि आतंक के बारे में हम जो भी बात करें, जो भी डेटा आपके सामने लाए, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखें, वो बिना पाकिस्तान और इंडियन मीडिया के सोर्सेस को कोट करके करें। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मुद्दे पर, पाकिस्तान के बारे में, इस टेरर के मुद्दे के बारे में, इस टेरर टैप के बारे में क्या सोचती है? क्या इंटरनेशनल मीडिया दूसरे हाथ पर भारत को बलूचिस्तान के लिए जिम्मेदार ठहराती है? क्या वहां उन्हें इंटरनेशनल इंडियन टेररिस्ट मिले हैं, या हमने फंडिंग की है, या हमें एफटीए लिस्ट में डाला है? इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर के लिए आज का एपिसोड एक अच्छा आइडिया उसे दे देगा कि यह टेरर टैप क्या है, पाकिस्तान के आवाम के साथ खेल क्या खेला जा रहा है, और इसे रोकने की जरूरत अब क्यों आ चुकी है दोनों देशों के लिए। 8 मई को जर्नलिस्ट आसरा नोमानी ने ट्विटर पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए थे जब उन्हें पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर को अटैक किया गया था, उसे टारगेट बनाया गया था। बहावलपुर का बेस जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स माना जाता है, और एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे इन बेसेस का आतंक के साथ सिर्फ इंडिया का नहीं, एक ग्लोबल लिंक भी है। 2001 की बात है, वॉल स्ट्रीट के जर्नल पत्रकार डैनियल पर्ल पाकिस्तान अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने जाते हैं। वो बहावलपुर में पहुंचते हैं। याद रखिए, ये वो समय था 2001 का जब इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बाद, इंटरनेशनल प्रेशर आने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को वायदा किया था कि वो आतंकी कैंप्स पाकिस्तान में बंद कर देंगे। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर ने क्या पाया? आतंक का धंधा बहावलपुर में एकदम बिना रोक टोक चल रहा था, दुनिया को झूठ बोला जा रहा था। उसके रिपोर्टिंग से नाखुश उसको मिलिटेंट ओमार शेख फिर किडनैप कर लेता है। ओमार शेख उस टाइम पर हरकतुल मुजाहिदीन का मेंबर था और बाद में जाकर जैश ए मोहम्मद का भी मेंबर बन जाता है। शेख फॉरेन जर्नलिस्ट को एक क्लियर मैसेज देना चाहता था कि हमारे बारे में सच मत छापो, यहां आओ ही मत। इसीलिए डैनियल पर्ल की किडनैपिंग और उसके बाद बर्बरता से जिस तरीके से उसका सर कलम किया, उसका वीडियो बनाकर पूरे दुनिया भर में दिखाया गया। ओमर शेख पहले भी फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप कर चुका था। 1994 में इंडिया में अरेस्ट हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली 1999 के IC 814 हाईजैकिंग के एक्सचेंज डील में शेख को रिहा करना पड़ा। पर वो पाकिस्तान में जब जाता है, वहां पनाह लेता है, तो अथॉरिटीज उसके खिलाफ कोई छानबीन नहीं करती है, कोई केस नहीं दर्ज होता है। होता यह है कि उसे छोड़ दिया जाता है और नतीजा डैनियल पर्ल का मर्डर। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर जब बहावलपुर पर टेरर बेस को टारगेट किया गया, तो उसी टेरर हब को टारगेट किया गया जो डैनियल पर्ल की हत्या से भी लिंक था। इंडियन फोर्सेस ने कंफर्म किया कि वही यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अब्दुल रौफ, जो मसूद अजहर का भाई था, IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था, जिसके चलते डैनियल पर्ल की हत्यारे की रिहाई हुई, उस अब्दुल रौफ की भी बहावलपुर स्ट्राइक में मौत हो गई। यह दुनिया भर के लिए, वॉर ऑन टेरर के लिए एक मेजर जीत आप मान सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने क्या किया, वॉर ऑन टेरर के एलाई ने क्या किया?
इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद, इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद, फंडामेंटलिस्ट के प्रेशर में आकर 2021 में डैनियल पर्ल के कातिल ओमार शेख को रिहा कर दिया। डैनियल पर्ल की फैमिली को काफी ज्यादा झटका लगा, शॉक लगा, और व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने भी इस पूरे डिसीजन को पूरी दुनिया के टेररिज्म विक्टिम्स का अपमान बुलाया। यह सब मैं नहीं कह रहा हूं, यह सब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ है, देख लीजिए। तो ये जो टेरर टैप की समस्या है, ये बहावलपुर तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे 9 टेरर बेस को टारगेट किया। ज्यादातर कैंप्स, लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स और स्टेजिंग एरियाज थे जहां से इंडिया के खिलाफ टेरर अटैक्स लॉन्च होते हैं, मिलिटेंट्स लॉन्च होते हैं। और इसी के साथ साथ 2 सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स, बहावलपुर का मरकज सुभानअल्लाह कैंप और मुरीदके का मरकज ताइबा कैंप। अब बहावलपुर कैंप मसूद अजहर ने 1999 में उसकी स्थापना की थी। वही मसूद अजहर जिसको 2019 में इंडिया नहीं, यूएन ने अपने टेरर लिस्ट में शामिल किया था। देशभक्त पर हम उसे छोटा उसामा कहते हैं और हमारा मानना है कि उसका खात्मा काफी जरूरी है। अब आते हैं दूसरे बड़े टारगेट पर, मुरीदके का मरकज ताइबा कैंप। अब लाहौर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लश्कर ए ताइबा का हेडक्वार्टर्स माना जाता है। 1987 में हाफिज सईद ने कैंप की स्थापना की थी। 2001 में लश्कर पे इंडिया का नहीं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग लग जाता है। उसके बाद शुरू होता है रीब्रांडिंग का एक्सरसाइज। देखिए, बहुत मार्केटिंग में तेज हैं ये लोग। जमातुल दावा नामक एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। यही है मरकज ताइबा कैंप जो इसको चलाती है। पर इस जमातुल दावा को भी 2014 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, इंडिया ने नहीं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। यह कहके कि, एंड आई कोट, लश्कर हैज रिपीटेडली चेंज्ड इट्स नेम टू अवॉइड सैंक्शन। मोर स्पेसिफिकली, लश्कर ए तौयबा क्रिएटेड जमातुल दावा एज अ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारी खबरें भी जो मैं बता रहा हूं वो इंडियन मीडिया में नहीं, अल जजीरा में छपी है, देख लीजिए। यानी चैरिटी के नाम पर एक प्रॉक्सी बनाकर वही एक्टिविटीज जारी रखना। इसी कोट एंड कोट चैरिटेबल कैंप से 2016 मुंबई टेरर अटैक्स को भी प्लान किया गया था। यहीं से ट्रेनिंग मिली थी लोगों को। अजमल कसब ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा था कि उसको जमातुल दावा के लोग इसी कैंप में लेकर आए थे। उसको एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा यहीं दिखाया गया था। हाफिज सईद ने यहीं अपने स्पीचेस दिए थे और उसी कैंप में कॉम्बैट ट्रेनिंग भी उसे मिली। कसब पाकिस्तानी है, यह तो अपने आप पाकिस्तानी मीडिया ने दिखा दिया था। अब 2008 में पाकिस्तानी मीडिया भी बेबाक तरीके से बोलता था। न्यूयॉर्कर के इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। पत्रकार स्टीव कोल, जो काफी टाइम से लश्कर के एक्टिविटीज को फॉलो करते आए हैं, वो कहते हैं, एंड आई कोट, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स इस बात को लेकर हंसी मजाक करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस के नाम पर लश्कर मुरीदके कैंप के पास एक झील में, एंड आई कोट अगेन, एम्फिबियस ऑपरेशंस प्रैक्टिस करता है। पर जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ तो यह मजाक की बात नहीं रह गई थी। यह बहुत सीरियस मामला हो गया था कि किस तरीके से 26/11 की पूरी प्लानिंग और ट्रेनिंग इसी कैंप में हुई थी। तो एक क्लियर पैटर्न है। प्रॉक्सीज के नाम पर टेरर एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखना सिर्फ इंडियंस के क्लेम्स नहीं है, ये यूएस ऑफिशियल के स्टेटमेंट्स ये बात साफ साफ कहते हैं। ग्राउंड पे जो फॉरेन पत्रकार गए हैं उन्होंने भी यही साफ चीज देखा है, माना है। और ये सिर्फ दशकों पुरानी बात मैं यहां रिपीट नहीं कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई को स्काई न्यूज का एक डेटा एंड फोरेंसिक टीम एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें साफ तरीके से दिखाया गया है कि कैसे मुरीदके के इस चैरिटेबल कैंप से कई सारी जियो टैग्ड वीडियोस उन्हें मिली हैं जिसके कैप्शंस में लश्कर ए तैयबा लिखा हुआ है या 313 लिखा हुआ है। रिपोर्ट कहता है 313 का रेफरेंस है 313 ब्रिगेड का, जो कि एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। एक वीडियो में मरकज ताइबा मस्जिद के अंदर बच्चों को तलवारबाजी सिखाई जा रही है। कैप्शन में 313 लिखा हुआ है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भरे सभा में, संसद में कहा था, वही काम यहां हो रहा था। मदरसा में तालीम कम और पाकिस्तान के लिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तैयारी ज्यादा बन रही थी। शायद इसीलिए उनको यह कॉन्फिडेंस है कि हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉक्सीज खुली छूट हम उनको देंगे और पाकिस्तान के फ्यूचर जनरेशंस को इसी तरीके से यहां रेडिकलाइज किया जाएगा और आर्मी और मिलिट्री जो मशीनरी है उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी, फुट सोल्जर्स मिलेंगे। एक दूसरे वीडियो में एक इंसान बंदूक लेकर मरकज ताइबा मस्जिद के बाहर घूम रहा है। उस इंसान का अकाउंट डिस्क्रिप्शन उसे खुद डिस्क्राइब कर रहा है लश्कर ए तैयबा मुजाहिद फोर्स 313 मरकज ताइबा मुरीदके। मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन खुले तरीके से उसका समर्थन हो रहा है, उसका ट्रेनिंग हो रहा है, उसे छुपाया जा रहा है, स्टेट सपोर्ट मिल रहा है।
क्या इतना खुलेआम ये सब काम करना, प्रॉक्सीज के नाम पर टेरर फैलाना, ये बिना एस्टैब्लिशमेंट के जानकारी, बिना एस्टैब्लिशमेंट के सपोर्ट, क्या मुमकिन भी है? क्या पाकिस्तान की आवाम को यह चीज दिख नहीं रही है या इसके खिलाफ वो बोल नहीं पा रहे हैं? 2019 की यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की पाकिस्तान पर लिखी रिपोर्ट ऑन टेररिज्म देखिए। यहां कहा गया है कि पाकिस्तान रीजनली फोकस्ड टेरर ग्रुप्स को पनाह देती है। इसमें अफगानिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क शामिल है और ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो इंडिया को टारगेट करते हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा और उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन एंड जैश ए मोहम्मद। ये कराची पोर्ट तबाह कर देने वाला न्यूज चैनल का दावा नहीं कर रहा हूं मैं यहां, ये यूएस गवर्नमेंट की वाणी है, स्टेटेड रिपोर्ट है, लिखित में है। हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि 26/11 अटैक्स के की कोऑर्डिनेटर डेविड हेडली ने 2010 में यूएस एफबीआई के सामने बयान दिया था कि एक आईएसआई ऑफिसर ही उनका हैंडलर था। पर सिर्फ इंडिया पर हुए अटैक्स की बात यहां नहीं हो रही है। अगर कोई भी सोचता है कि यह सिर्फ मुद्दा कश्मीर का है या भारत का है तो वो सबसे बड़े भ्रम में जी रहा है। लंदन ट्यूब बॉम्बिंग का एग्जांपल ले लीजिए। 7 जुलाई 2005 लंदन में 4 कोऑर्डिनेटेड सुइसाइड बॉम्बिंग अटैक्स होते हैं और पूरे 50 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। बहुत ही बुरी तरीके से लंदन को क्षतिग्रस्त किया जाता है, लोग सदमे में होते हैं। 3 बॉम्बर इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के निकलते हैं। जनरल मुशर्रफ पर फिर से इंटरनेशनल प्रेशर आता है, जैसे हर आतंकी हमले के बाद आता है। उनको ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ कोऑपरेट करने को कहा जाता है। याद रखिए, यह वही मुशर्रफ है जिन्होंने 2017 में बड़े गर्व से बोला था कि वो लश्कर के ग्रेटेस्ट सपोर्टर हैं। लंदन ट्यूब बॉम्बिंग की जांच में पता चलता है कि घटना के 1 साल पहले इनमें से जो 2 टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान का दौरा करके आए थे और एक टेररिस्ट ने मिलिटेंट ग्रुप के साथ संबंध भी बनाया था और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन मुरीदके के लश्कर कैंप में बिताकर आया था। क्या टेरर टूरिज्म चल रहा है पाकिस्तान में? 2007 में एक फ्रेंच नेशनल को एक फ्रेंच कोर्ट ने कन्विक्ट किया ऑस्ट्रेलिया में एक टेरर अटैक प्लान करने के लिए, और इस इंसान का हैंडलर भी लश्कर तैयबा का निकला। वही साजिद मीर जो 2008 में मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड और हैंडलर निकला। यार, देश की इकोनॉमी हैंडल करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन आईएमएफ से आप लोन लेते रहते हो, लेकिन आतंकियों को हैंडल करने के लिए, आतंकियों को पैसा देने के लिए इतना टाइम और एनर्जी आपके पास है। और उससे भी पहले 2004 में कुछ टेररिस्ट ने यूके में फर्टिलाइजर बॉम्ब एक्सप्लोजन कंस्पिरेसी में ओमार खयाम ने यूके कोर्ट्स के सामने टेस्टिफाई किया था और कहा था कि अटैक से पहले पाकिस्तान वो गया था और 3 महीने लश्कर तैयबा के साथ उसने ट्रेनिंग की थी। यह भी कहा कि लश्कर तैयबा का पाकिस्तान में हर बड़े शहर में ऑफिस है और वो बस इस्लामाबाद में लैंड करता है, टैक्सी पकड़ता है, बोलता है कि मुझे इनके ऑफिस ले चलो, लश्कर के ऑफिस ले चलो, और वो वहां पहुंच जाता है। इतना कॉमन है, इतना पावरफुल है। ऐसे इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स और भी काफी आपको मिल जाएंगे। अभी का अगर आप पहलगाम अटैक देखें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। वो भी लश्कर का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप है, उसे भी अब एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप घोषित करने का पूरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ डिनाई करता है। उसके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं कि भैया वो तो लश्कर को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, लश्कर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है आज पाकिस्तान में। Lashkar-e-Taiba is a name from the past. It is totally defunct. It does not exist. पर ऐसे झूठ बोलने की, ऐसे डिनायल देने की पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को बहुत लंबे टाइम से आदत है। मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि ठीक इसी तरीके से ओसामा बिन लादेन के बारे में भी बोला गया था कि वो तो यहां एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमें तो मालूम ही नहीं है। फिर पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में एक मिलिट्री एकेडमी के वॉकिंग डिस्टेंस पर यूएस नेवी सील्स को मिलता है ओसामा बिन लादेन, द मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड, जिसको पकड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिका की सहायता कर रहा था इतने सालों से। यूएस ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को बताया तक नहीं कि वो ये ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में आकर ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं, क्योंकि उनको साफ डर था कि ओसामा को भगाने का प्रोग्राम बनाएगी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी डीप स्टेट। बाद में यूएस ऑफिशियल्स ने यह भी बोला कि ओसामा बिन लादेन के कुरियर के फोन से एक ऐसे मिलिटेंट ग्रुप का कांटेक्ट मिला जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का लॉन्ग टाइम एसेट माना जाता है। पर ऐसी छोटी मोटी मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट, ये सब कौन सी बड़ी बात है? अरे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साफ साफ बोलते हैं ये सब कुछ वेस्ट के लिए पाकिस्तान ने किया है। We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain.
अरे ये तो हमारी मजबूरी थी कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में हराने के लिए यूएस के साथ मिलकर मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करना पड़ा। पर इस मजबूरी में भी फकीरी है, क्योंकि सोवियत यूनियन का पतन तो 1991 में हो गया था, 2001 में यूएस का वॉर ऑन टेरर चालू था। तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या मजबूरी थी, या ये प्लान ऐसा आपने बनाया था कि टेरर ग्रुप्स को अपने रीजनल इंफ्लुएंस के लिए पालो पोसो, फर्टिलाइजर डालो, जिससे आप डीप स्ट्रेटेजिक एसेट्स बना पाओ अपने नेबरहुड में। 2011 की बात है, ओसामा के मारे जाने के सिर्फ 6 महीने बाद काबुल में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक होता है, कई लोगों की जान जाती है। और उसके बाद यूएसए के एडमिरल माइक मुलिन ने क्या कहा पाकिस्तान के आईएसआई के बारे में। हक्कानी टेरर ग्रुप को सपोर्ट करता है आईएसआई, ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो तालिबान के लिए काम करता है। यह बीबीसी स्टोरी देखिए कि एक लीक्ड नेटो रिपोर्ट के मुताबिक नसरुद्दीन हक्कानी ग्रुप का दिग्गज नेता इस्लामाबाद के आईएसआई हेडक्वार्टर्स के एकदम पास रहता है। कोई मिलिट्री एकेडमी के पास रहता है, कोई आईएसआई हेडक्वार्टर्स के पास रहता है, सब फकीरी ही चल रही है इस देश में। सुनिए एडमिरल मुलिन का क्या कहना था। The Haqqani network, for one, acts as a veritable arm of Pakistan's Internal Services Intelligence Agency. With ISI support, Haqqani operatives planned and conducted that truck bomb attack, as well as the assault on our embassy. पाकिस्तान वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता आया है। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है यह बात। प्रॉब्लम शायद भारत सरकार की तरफ से हुई है कि पूरी दुनिया के सामने यह बात हम ठीक से नहीं रख पाए हैं। यहां तक कि शायद हमने पाकिस्तान की आवाम को भी हमें समझाना चाहिए था कि उनकी आर्मी उनके साथ क्या खेल खेल रही है अपना वर्चस्व मेंटेन करने के लिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे नेता भी तो थोड़े बिजी रहते हैं। अभी तो सोफिया कुरैशी के पीछे पड़े हुए हैं हमारे नेता। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, उनकी बेटी को ट्रोल किया जा रहा है, हमारी आईटी सेल उसमें बिजी है। 2017 में भी सीनियर यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स ने आईएसआई और टेरर ग्रुप्स के लिंक्स के बारे में बात की थी। 2018 में ट्रंप ने खुद पाकिस्तान का $300 मिलियन मिलिट्री एड रोक दिया था, यह कहके कि जो टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान में स्थित है उनके खिलाफ पाकिस्तान सरकार एक्शन नहीं ले रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रंप ने कहा था, अल जजीरा में खबर छपी भी थी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने फिर 2019 में लश्कर के करीबन $400,000 का फंडिंग ब्लॉक कर दिया। एसेट जो थे उनके उसको फ्रीज कर दिए, ट्रांजैक्शंस रोक दिए। अब ख्वाजा आसिफ से यह सवाल है कि अगर लश्कर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बहुत बीते काल का है, तो कुछ ही साल पहले तक उसके इतने बड़े बड़े फंड्स क्यों ब्लॉक किए जा रहे थे। और सिर्फ यूएस की बात नहीं है, 2018 से 2022 के बीच में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक ग्लोबल बॉडी है, टेरर फाइनेंसिंग का हवाला देकर पाकिस्तान को उसने ग्रे लिस्ट में डाला। मैंने सारी चीजों का आकलन होगा, पाकिस्तान को स्टडी किया जाएगा कि कहीं यह टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा है स्टेट लेवल पर। यानी सिर्फ एक दो देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एंटी टेरर टास्क फोर्स, जिसे हर कंट्री मानती है, जिसका हर कंट्री पालन करती है, उसने भी पाकिस्तान को टेरर थ्रेट बुलाया था। एफएटीएफ के प्रेशर के चलते 2022 में हाफिज सईद को पाकिस्तानी कोर्ट्स ने टेरर फाइनेंसिंग के लिए दोषी पाया और 31 इयर्स के लिए सजा सुनाई। सालों से पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने कहा था कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि साजिद मीर 2611 का मास्टरमाइंड वो कहां है। एक पॉइंट पर तो कहा था कि वो मर भी चुका है। पर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बचने के लिए, पाकिस्तान को उससे बाहर निकालने के लिए, इस ग्रे लिस्ट से साजिद मीर को अचानक से जिंदा घोषित कर दिया जाता है। फिर पाकिस्तान की पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है। पाकिस्तान की अदालत टेरर फाइनेंसिंग के मामले में उसको 15 साल की सजा भी सुनाती है। मानो ये आईएसआई की पॉकेट में 10-15 टेररिस्ट ऐसे बैठे पड़े रहते हैं। जब दुनिया को दिखाना पड़ता है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तो हाथ डालते हैं पॉकेट के अंदर और 3-4 टेररिस्ट ऐसे ही हाजिर हो जाते हैं। अब वो अलग बात है कि ये सब होने के बाद, कोर्ट कचहरी और ये सब दिखावट के बाद हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है और पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चालू रहती है और फुल ऑन इनकी खातिरदारी होती है। ये सब सबूत देखने के बाद भी दुनिया जब ये सब कुछ देख रही है, तब भी इमरान खान से हो या ख्वाजा आसिफ हो, वो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ये सारा काम नहीं कर रहा है। वो दोहराते हैं कि दरअसल देखिए, पाकिस्तान खुद ही टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम है। इट इज अ विक्टिम ऑफ टेरर। और ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है। पाकिस्तान की आम जनता को टेररिज्म के वजह से बेहद नुकसान सहना पड़ता है। मार्च के महीने में देख लीजिए, इतने लोग मारे गए हैं टेरर अटैक में, तो वहां टेरर अटैक जारी है। अब इसके लिए बहुत बार भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेलता आया है। एक हाथ में यूएस एलाई बनकर वॉर ऑन टेरर की बात करता है, दूसरे हाथ पर तालिबान हकानी नेटवर्क को फंड करता है, लश्कर और जैश को सपोर्ट करता है, और नतीजा एंड में यह होता है कि पाकिस्तान खुद ही टेररिज्म के दलदल में डूब जाता है। पाकिस्तान कहता आया है कि तालिबान के हम खिलाफ हैं जंग में, हम तो यूएस के साथ हैं इस होल वॉर ऑन टेरर पर 2021 में जैसे ही तालिबान की जीत होती है, यूएस काबुल से अपने ट्रूप्स वहां से पुल आउट करता है, कौन पहुंचता है? पाकिस्तान आईएसआई के चीफ काबुल तुरंत पहुंचते हैं, तालिबानी अफसरों से मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं और रिपोर्टर्स को कहते हैं डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। उस समय पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान में अब उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, पर बहुत ही जल्द इस गेम का खामियाजा भुगतना पड़ता है पाकिस्तान को, क्योंकि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान का पाकिस्तान फैक्शन है, वो ताकतवर बनने लगता है, स्टेट को ही थ्रेटन करने लगता है। 2021 से ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में टीटीपी का टेरर अटैक चेंज होने लगता है, बदलने लगता है, इंटेंस होने लगता है। अंदाजा यह है कि टीटीपी के पूरे 10,000 फाइटर्स हैं। 2025 की शुरुआत में जनरल आसिम मुनीर ने कहा था दे डोंट लिसन टू अस, यानी अब तालिबान को हम उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि 2024 में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने अफगानिस्तान की टेरिटरी में सर्जिकल मिसाइल मार दिए, ये कह के कि टीटीपी के आतंकवादी वहां पर बेस बनाकर बैठे हुए थे। अफगानिस्तान मिलिट्री ने भी फिर पाकिस्तान की तरफ शेलिंग शुरू कर दी। दोनों के बीच में रिलेशंस आज भी खराब हैं। ईरान के साथ भी यही हुआ। 2024 में ईरान ने पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, यह कह के कि वहां बलूची मिलिटेंट ग्रुप्स पनाह ले रहे थे जो ईरान को टारगेट करने वाले थे। जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर भी मिसाइल से हमला कर दिया। हालत कुछ ऐसे है कि पिछले साल पॉपो चाइना ने भी गुहार लगाई कि भाई इट इज वेरी अनएक्सेप्टेबल कि पाकिस्तान में 6 महीने के अंदर अंदर 2 टेरर अटैक्स हो चुके हैं जिसमें चाइनीज नेशनल्स को टारगेट किया गया है। तो इंडिया के साथ रिलेशन खराब, उधर ईरान के साथ रिलेशन खराब, उधर अफगानिस्तान के साथ रिलेशन खराब, उधर चाइना पापा भी आपसे अपसेट है टेरर के मामले में। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि शांति के माहौल के बिना कुछ नहीं हासिल हो पाएगा, और यह बात कि देश को समझना पड़ेगा, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि टेरर ग्रुप्स को पाल पोस कर अगर बड़ा करोगे तो अंत में तुम्हारा ही नुकसान होगा और रीजनल इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। आइडियल सिचुएशन तो यही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, पर शांति के बिना यह अंडरस्टैंडिंग मुमकिन नहीं है। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो रहे थे, लेकिन मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया। 2001 में वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ ने आगरा समिट किया तो जैश ने पार्लियामेंट अटैक कर दिया। मनमोहन सिंह और मुशर्रफ ने ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज की बातें की, पीस को बढ़ावा देने की कोशिश की, लश्कर ने मुंबई पर अटैक कर दिया। मोदी ने भी जाकर नवाज शरीफ को सरप्राइज विजिट दिया, बिरयानी खाने की बातें सब हो रही थी, और उसके भी बाद पठानकोट पर टेरर अटैक हो जाता है। चलो मान लेते हैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का इस अटैक में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो आर्मी है, लेकिन जो आईएसआई है, जो डीप स्टेट है, वो टेरर एज अ पॉलिसी के वजह से ही ये अटैक करवाती है। आर्मी का होल्ड और टाइट हो जाता है पूरे देश में। अब आप जनरल मुनीर की हालत देख लीजिए। अभी कुछ ही महीने पहले तक इनकी हालत काफी टाइट थी, लोगों को दिख रहा था इमरान खान के साथ किस तरीके से बर्ताव हुआ था, देश की डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा था, इकोनॉमी की क्या हालत है। लेकिन अब देखिए, इस अटैक के बाद नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पूरा आर्मी का वर्चस्व अब वापस आ गया है पाकिस्तान में। अब भूल जाओ डेमोक्रेसी, भूल जाओ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, भूल जाओ प्रेस फ्रीडम। ये सारी चीजें पाकिस्तान के आवाम को मिलता, पाकिस्तान के लोगों को फायदा पहुंचता, लेकिन अब तो खतरे में है, तो भाई आर्मी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और खतरा तो भाई बना हुआ है, क्योंकि भारत सरकार ने एक बात साफ कर दी है कि कोई और टेरर अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, फुल रिटेलिएशन होगा इस तरफ से। इसीलिए सवाल आता है कि अब क्या होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी इन टेरर ग्रुप्स को क्या फुली रोकने की हालत में भी है? अगर वो चाहेगा तब भी, अगर नहीं तो सोचो कोई आतंकी ग्रुप एक न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत करा सकता है। सिचुएशन इतना खराब हो चुका है। आगे जाकर सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई अब आतंक को छोड़ दे। भैया ये स्ट्रेटजी पुरानी हो चुकी है, अब हम इसे छोड़ते हैं। ये जो टेरर को पानी और फर्टिलाइजर देना है, इसे हम छोड़ते हैं, और जो भी मसले हैं इंडिया के साथ, जो भी आपके गिले शिकवे हैं, उसको हम किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसी तरीके से नंबर 2, इंडिया अपनी विश्व गुरु, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये जो क्लेम है इसको एक्चुअली साबित करे।
और पाकिस्तान का ये जो टेरर लिंक है, ये जो पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी आईएसआई, डीप स्टेट, इसको क्लियरली साबित करे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, जिससे और भी प्रेशर पड़े पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, नॉट लोगों के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर ये दोनों ऑप्शंस फॉलो नहीं करोगे तो ऑप्शन 3 है ऑल आउट वॉर, जो दोनों देशों को तबाह कर देगा। अब अंत में लोग हैं जो कहने वाले हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं, तुम ये सब क्या होलियर देन दाओ बातें कर रहे हो, इंडिया भी तो है वही काम कर रहा है, इजिकल टू रॉ, इजिकल टू बलोचिस्तान, इजिकल टू कुलभूषण, तुम लोग भी तो ये सब करते हो। तो मैं उन सभी पाकिस्तानी स्टेट प्रेमी, आर्मी प्रेमी, आईएसआई सिंपैथाइजर से कहूंगा, उनको चैलेंज करूंगा कि आप भी काम करो, सिर्फ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन पर, सिर्फ एस्टैब्लिश्ड इंफॉर्मेशन पर, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स के बूते पर आप भी एक एपिसोड बनाकर दिखाओ कि इंडिया बलूचिस्तान में किस तरीके से जंग छेड़ रहा है, कि इंडिया इंटरनेशनल टेरर कैसे फंड करता है, कि इंडिया FATA ग्रे लिस्ट में कैसे है, कि भारत में इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कैसे छुप कर बैठे हुए हैं, वो भी आर्मी कैंटोनमेंट के बगल में। अगर आपने ये सारी चीजें प्रूव कर दी तो मैं भी इस पर एपिसोड बनाऊंगा। श्योर, कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, भारत में भी बहुत सारी कमियां हैं, और हम बार बार देशभक्त पर उन कमियों को पॉइंट आउट करते हैं, देश को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। सरकार के भक्तों को यह बात अच्छी भी नहीं लगती है, खूब सारी गालियां भी बकते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की आवाम ये सारी चीजें समझेगी, ये खामियां समझेगी, डेमोक्रेसी और प्रोस्पेरिटी के लिए आवाज उठाएगी, या तबाही का मंजर देखते रहेगी, IMF का लोन आपको मिलता रहेगा, कटोरा लेकर हम पकड़े रहेंगे, आर्मी कैंटोनमेंट के बगल में आपको टेररिस्ट मिलते रहेंगे। अगर ऐसा ही होता रहा, अगर आपको यही मंजूर है, तो फिर दोनों देशों के बीच में बस हम चक्की पिसिंग और पिसिंग करते रहेंगे, और एक दिन यही बन जाएगा एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट।